स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग थोड़ा गहराई से बात करेंगे रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, यानी कि आरटीजी के बारे में। कवर तो किए थे तो कभी गहराई से नहीं उतरते, तो अब गहराई से उतर जाते हैं। तो पहले समझिए कि ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ये समझिए कि थोड़ा स्पेस जो है ना वियर्ड है, मतलब थोड़ा अजीब गरीब है। सीधा भाषा में समझिए ब्रूटल टेम्परेचर स्विंग होता है, यानी कि जब स्पेसक्राफ्ट धूप की तरफ है, यानी कि उस पर सन पड़ रहा है, वो आराम से, यानी कि जो सरफेस है वो 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अगर वो छाँव में गया, जैसे कि अभी ये छाँव में जा रहा है, तो वो आराम से -270 तक उतर सकता है, क्योंकि जो मतलब शैडो स्पेस का टेम्परेचर अगर आप नापेंगे वो लगभग 3 केल्विन है। केल्विन ऑलमोस्ट ज़ीरो पहुंच रहा है। तो समझिए आप बहुत जल्दी कूल करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मतलब कि अर्थ ऑर्बिट के आसपास का अगर आप बात कर रहे हैं। और इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है, ये फिजिक्स का लॉ है, ये सनलाइट पे भी लागू होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप धरती पे एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग सोलर पैनल में काम करेंगे तो आप लोग देखें ना, सोलर पैनल को मान के चला जाता है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का लुमिनेंस मिल रहा है, उसमें वो जितना काम करता करता है। अगर आप एटमॉस्फेयर से ऊपर आ जाते हैं तो आपको 1300 वाट पर मीटर स्क्वायर पड़ जाता है। और तो बोलेंगे भाई ये 300 वाट कहाँ चला जाता है? वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया आपका बेस लाइन पावर। अब रहा बात कि आप मार्स तक जाते हैं। मार्स थोड़ा ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये आप 600 वाट पर मीटर स्क्वायर तक आ जाते हैं। अब आप थोड़ा सही में दूर जाते हैं, जैसे जुपिटर चले जाते हैं, वो 50 वाट पर मीटर स्क्वायर तक उतर चुका है। अब बोलते थोड़ा सही में दूर चले जाते हैं, प्लूटो तक चले जाते हैं। प्लूटो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। मतलब प्लूटो में धूप है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाय द वे टेक्निकली कहा जाता है कि प्लूटो पे अगर इंसान खड़ा रहे, सूरज को खोजना पड़ेगा कौन सा स्टार सूरज है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, बाकी सारे स्टार चमकते हैं। तो और सन इतना दूर है कि फर्क पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वो तो आपको हम बता दिए इनपुट कितना हो रहा है, आउटपुट कितना है। आउटपुट ये समझिए कि थर्मल रेडिएशन मैक्सिमम, अगर आपने कोई रेडिएटर बनाया है जो छाँव में पड़ रहा है, वो आराम से 418 वाट पर मीटर स्क्वायर तक लूज कर सकता है। आधा किलो वाट पर मीटर वो डंप कर सकता है अगर उसका टेम्परेचर अच्छा है तो यहाँ पे समझिए इसीलिए आपको दोनों चीज़ चाहिए होता है अंतरिक्ष में, खासतौर पे जैसे डीप स्पेस जाते हैं। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट पे उतना लोड नहीं है, चांद का कुछ कुछ शैडो में है। लेकिन मार्स जाते हैं तो थोड़ा सा ज़रूरत बढ़ता है। थोड़ा और दूर जाते हैं, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून प्लूटो तक जाते हैं, तब तो बर्फ़ बन जाइएगा। तो आपको बिजली भी चाहिए और हीट भी चाहिए, तो ये ज़रूरत है। तो रहा बात कि हम लोग न्यूक्लियर इस्तेमाल करते हैं इसको करने के लिए। लेकिन कौन सा न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कौन सा न्यूक्लियर डिके चेन को आप पकड़ते हैं, वो डिपेंड करता है, उसका एक चेकलिस्ट होता है। तो चेकलिस्ट मतलब जिसे हम लोग फ्यूल कहेंगे, वो चेकलिस्ट होना चाहिए। मतलब मीट करेगा तभी उसे आरटीजी में यूज़ करेंगे। कहने को तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी को नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला होता है हाई स्पेसिफिक पावर, यानी कितना एनर्जी है, यानी आप 1 किलोग्राम लेते हैं, वो कितना गर्म होता है, कितना धीपता है, वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो भी मटेरियल वो रेड हॉट दिखना चाहिए। मतलब अगर रेड हॉट दिख रहा है तो वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, और आपको समझ सकते हैं कि उस पर अच्छा एनर्जी है। लेकिन मान लीजिए ग्लो नहीं कर रहा है, जैसे ये रेड ग्लो कर रहा है, वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो वह हो गया आइडियली। ठीक है, ये तो आपको टेम्परेचर बता दिए कितना हॉट है। दूसरा हो गया कि उससे इमिट क्या हो रहा है, मतलब कि जो डिके है, डिके क्या इमिट कर रहा है। अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, ये चारों में क्या है? आइडियली आप चाहेंगे अल्फा। अल्फा क्यों? अल्फा वन ऑफ द इजीएस्ट होता है ब्लॉक करना, यानी कि आप मतलब डिके बनाए, उसको शील्ड तो देना होगा ना, ताकि उसका रेडिएशन बाकी सारी चीज़ को खराब ना करे। अल्फा शील्ड करना बहुत आसान है। मतलब एल्युमिनियम, थोड़ा सा स्टील, थोड़ा सा मतलब फॉइल, सब में ही आप उसको निपटा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपका गामा निकलने लगे थोड़ा दिक्कत होगा, न्यूट्रॉन निकलने लगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उसको मैनेज करने में। तो ये सबसे बड़ा लिमिट वही होता है कि इमिटर ऐसा हो जो अल्फा इमिटर, मेजॉरिटी अल्फा इमिटर हो। ऐसा मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लूटोनियम में भी थोड़ा मोड़ा इधर स्पॉन्टेनियस डीके हो सकता है, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन हो सकता है, होता रहता है ये सब चीज़। तो थोड़ा मोड़ा न्यूट्रॉन निकलता है, वो हर में होता है, लेकिन बहुत कम होना चाहिए। फिर है स्टेबल सिरामिक कंपाउंड ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि ये जैसे आप प्लूटोनियम देख रहे हैं तो सीधा प्लूटोनियम नहीं है, प्लूटोनियम का एक ऑक्साइड है, सिरामिक फॉर्मेट है। और ये फॉर्मेट रखा जाता था कि ये ब्रूम प्रूफ हो जाए, यानी कि आपका रॉकेट है, रॉकेट बूम कर गया तब तो ये धूल नहीं बनना चाहिए, और खासतौर पर पिघलना एकदम नहीं चाहिए। लॉजिक इसका ये रहता है कुछ भी हो, जैसे आप रॉकेट लॉन्च करें, रॉकेट फट गया, ये पार्ट्स में गिरे,
मतलब कि आइडियली एक पूरा पीस गिर जाए, ठीक है, उसको तुरंत कवर कर लेंगे, रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पिघलना नहीं चाहिए, डस्ट में नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए इसका कोई भी ऐसा कंपाउंड पहले तो हाई टेम्परेचर स्टेबल हो, ऑब्वियसली, क्योंकि ये खुद गर्मी डाल रहा है, दूसरा आग लगना या बूम बम्बड़ीम होना वो एक समस्या है। तो काफ़ी मजबूत होना चाहिए फिजिकली, थर्मली, ये सब बहुत स्टेबल होना चाहिए। फिर प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आप खरीद सकते कि नहीं। इस मामले में दुनिया लटक गई है। तो प्लूटोनियम 238 बहुत बढ़िया है इस मामले में, लेकिन उसका सप्लाई चेन खत्म हो गया है। यानी कोल्ड वॉर के टाइम में जब वेपन्स प्रोजेक्ट धड़ा के किया जा रहा था, अमेरिका भी खूब बना रहा था, रशिया भी खूब बना रहा था। अभी अमेरिका के पास बचा ही नहीं है। रशिया कुछ टाइम तक बनाते ही रहे थे, लेकिन वो भी अब सेल नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका का बहुत सारा डीप स्पेस मिशन जो है उसको कैंसिल किया गया, क्योंकि भैया है ही नहीं प्लूटोनियम, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है और उसको बहुत पहले से प्लान किए हुए हैं कि ये मिशन में हम इसको खर्च कर दें। जैसे प्लूटो वाला मिशन है, वहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। जूनो मिशन सबसे कहा जाता है, मतलब पुश किए थे कि सोलर से कितना दूर जा सकते हैं। तो जूनो का प्लेट, ये सोलर प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत कम एनर्जी देता है उतना दूरी पे। बट वो आखिरी था, मतलब उसको ट्रैक किया और उसी में साइंटिस्ट लोग को समझ में आ गया सर इससे ज़्यादा पुश भी नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि आपको चाहिए, जैसे होराइजन, डीप होराइजन जानना चाहते हैं तो आपको चाहिए ही प्लूटोनियम चाहिए ही। तो प्लूटोनियम का सप्लाई नहीं बचा है अब। तो हिसाब यह है कि थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है अमेरिसियम, अमेरिकियम 241 जो है इस्तेमाल किया है। इसमें यूरोपियन यूनियन भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास तो कभी प्लूटोनियम का स्टॉक पाइल भी नहीं था। तो उनको है कि सर हमें तो अमेरिसियम में जाना पड़ा। वो इतना सस्ता है, इतना अवेलेबल है कि काफ़ी सारे स्मोक डिटेक्टर में मिल जाएगा। ये मतलब न्यूक्लियर इंडस्ट्री का, सिविलियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री का वेस्ट बाय प्रोडक्ट में मिल जाता है, तो ये फ्री मिलता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये समझिए कि इसका साइड इफेक्ट होता है, ये उतना गर्म नहीं है। जैसे ये बम बम गर्म है, उतना वो गर्म नहीं है। गर्म नहीं है चलो ठीक है, लेकिन दूसरा दिक्कत है कि उसमें इमिशन प्योर अल्फा नहीं है, थोड़ा थोड़ा गामा भी निकलता है। गामा सील्ड करना मुश्किल है और बल्कि हो जाएगा। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको प्लूटोनियम मिल ही नहीं रहा तो प्लूटोनियम के पीछे रोक के करेंगे भी क्या। बाय द वे, चांद पे भी रखा गया प्लूटोनियम का, वो जब अपोलो किया गया था उसमें भी था। वॉयेजर जो देख रहे हैं, वॉयेजर इतना टाइम तक कैसे, वॉयेजर ऑलमोस्ट 1 लाइट डे है। मतलब आप लाइट स्पीड पे धरती से चलिए, वॉयेजर तक पहुंचने में 1 दिन लगेगा। सोलर सिस्टम से बहुत बाहर जा चुके, 1 दिन लगेगा, समझिए, लाइट स्पीड पे। और दूरी समझने के लिए आप समझिए, चांद हमारे से बहुत हुआ तो 1.5 सेकंड तक दूर है। ये जनाब जी 24 घंटे से ज़्यादा दूर जा चुके हैं। तो वो सब दूरी पे और कुछ काम नहीं करता। वहाँ तो सोलर, सोचे बोले जुपिटर सैटर्न तक बहुत ज़्यादा पुश किए, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर तक आप पुश करें। सैटर्न भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके आगे का डिस्कस है। नेपच्यून का तो बात ही नहीं करना सोलर पैनल पे। तो वही हो जाता है कि वहाँ और कुछ चल नहीं सकता था, यही चल पाया। तो अब रहा बात, वो तो हमने बता दिया मटेरियल का, फ्यूल का। इंजन के बारे में क्या कहता है, इंजन होता है सीबैक इफेक्ट। तो सीबैक इफेक्ट जो है एक बहुत मैजिकल ट्रिक है, जहाँ पे आप टेम्परेचर डेल्टा, यानी कि डिफरेंस, ठंडा और गर्म दोनों होना चाहिए, ये डिफरेंस को आप बिजली में बना देते हैं और कोई मूविंग पार्ट नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ फिजिकली हिल डोल नहीं रहा है। गर्म, ठंडा, बिजली, काम खत्म। तो ये करते हैं। अब इसको करने के लिए ज़्यादा फचांग नहीं चाहिए, आपको 2 कंडक्टर चाहिए, जिसका मतलब एंड्स जो है, एक तरफ गर्म है, एक तरफ ठंडा है। वो आपको ब्रिज बनाना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आपको वोल्टेज जो मिल रहा है, आप वोल्टेज बढ़ाना चाहें या आप करंट बढ़ाना चाहें तो टेम्परेचर डेल्टा बढ़ाइए। मतलब जितना गर्म गर्म हो, ठंडा जितना ठंडा हो, उतना बल्ले बल्ले आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये करते हैं। अब रहा बात कि इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को एक कन्फ्यूजिंग प्रॉपर्टी चाहिए। कन्फ्यूजिंग प्रॉपर्टी ये है कि आप एक जगह गर्म कर रहे हैं, दूसरा ठंडा कर रहे हैं। अगर आप मेटल यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन चलता है, प्रॉब्लम यह है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन के साथ फोनॉन भी चलता है, यानी कि गर्मी इधर से उधर चलाता है। वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और थर्मल एनर्जी का भी। वो टेम्परेचर बैलेंस कर देगा। वो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए हॉट हॉट ही रहे, कोल्ड कोल्ड रहे, तभी आप एनर्जी निकाल पाएंगे। तो आपको कुछ चाहिए जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर हो, थर्मली इंसुलेटर हो। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए जो साइंटिफिक टर्म है, फोनॉन ग्लास इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल। मतलब इस कैटेगरी का कुछ मटेरियल चाहिए। बेसिकली ग्लास जैसा होता है, ग्लास का बहुत अच्छा फायदा होता है कि उसमें हीट वाइब्रेशन, यानी कि फोनॉन्स इधर से उधर कूद नहीं पाते हैं बल्ले बल्ले। और क्रिस्टल का फायदा ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन सही से इधर से उधर कूद पाते हैं, तो वो चाहिए। तो इंसानियत के पास वो क्लास ऑफ मटेरियल, तो उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में 2 टाइप आता है आपका, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये करके, एक ठो में होल्स होता है, एक ठो में इलेक्ट्रॉन्स होता है।
तो आप ऐसा कर देते हैं कि एक साइड में मतलब जब आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक साइड में जाएगा, दूसरे साइड में ये चला जाएगा, क्या बोलते हैं, होल्स माइग्रेट करने लगेगा। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि एक पोटेंशियल जनरेट होता है। और हम लोग पी एंड एन टाइप दोनों इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वोल्टेज थोड़ा रहे, नहीं तो वोल्टेज बहुत कम होगा। मतलब एक टाइप से भी आप बना सकते हैं, बस बहुत कम वोल्टेज होगा, यूजलेस हो जाएगा। और बाय द वे सिंगल यूनिट अगर आप देखते हैं कि जैसे एक पी है एक एन है, इसको एक यूनिट मानिए, उसका वोल्टेज देखिएगा ऑलमोस्ट यूजलेस होता है। इसीलिए बहुत सारा स्ट्रिंग बनाया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जैसे सोलर प्लेट जो आप देखते हैं उसमें 40 वोल्ट है, तो सेल 40 वोल्ट का थोड़ी होता है। सेल बहुत हुआ तो 1.5 वोल्ट या बहुत हुआ तो 2-3 वोल्ट्स का होगा। यहाँ पे भी वही होता है कि सेल बहुत कम वोल्टेज देता है, माइक्रो वोल्ट्स देता है। खूब सारा जोड़िए, मतलब कभी पेल्टियर खोल के देखिएगा, टूटा हुआ दिखेगा आपको, तो देखिएगा खूब सारा ऐसे सीरीज में बनाया गया है। ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो बिजली नहीं मिलेगा। तो वही करते हैं, सेमीकंडक्टर पर करते हैं। अब कौन सा सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेड टेल्यूराइड, PBTE अभी यूज़ होता है। मतलब अभी नासा का जो वोएजर है वो सब में, आप जो मार्स रोवर है उसमें आपको वही मिलेगा। और इसका थर्मो इलेक्ट्रिक डिग्रेडेशन होता है। यानी कि कहने को प्लूटोनियम जो है वो मतलब बहुत धीरे धीरे डिग्रेड करेगा। थोड़ा सा तो ऑब्वियसली वो सालाना डिग्रेड करता है, हाफ लाइफ सिर्फ 80 साल का है, डिग्रेडेशन पता चल जाता है। लेकिन उससे पहले डिग्रेड करने लगता है ये मटीरियल में आपका थर्मो इलेक्ट्रिक डिग्रेडेशन, जनरेटर खराब हो रहा है। क्योंकि पहली बात तो आप भूंज रहे हैं, एक साइड आप उसको एकदम कंटिन्यूसली 24/7/365 भूंज रहे हैं, दूसरा साइड वो कंटिन्यूसली ठंडा है। तो सब्लिमेशन होने लगता है। यानी कि जैसे पानी का आप रखते हैं, आप गिलास में पानी रखिए, बहुत टाइम के बाद देखिएगा गायब हो गया पानी कैसे भाप बन गया, जब आप हीटर नहीं डाले थे। और मतलब सरफेस के ऊपर वाले लेयर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत, मतलब वो जो एटम्स है या मॉलिक्यूल, वो ऑलमोस्ट कूदने को रेडी है। यहाँ पे चूंकि आप एक साइड इतना आग डाल रहे हैं, वो धीरे धीरे कूदने लगता है। अब तुरंत कुछ नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर होता है, ये हर चीज़ में होता है। मतलब आपका ग्लास का बल्ब होता है, उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो भी गर्म करते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। मतलब वो कूदने लगता है, मतलब आप लिटरली कोट कर सकते हैं इसको करके, थर्मल कोटिंग की जा सकती है ऐसे करके वैक्यूम में। तो वहाँ पे भी वही होता है कि धीरे धीरे बॉईल कर रहा है, मतलब जो मटीरियल धीरे धीरे उड़ते जा रहा है। तुरंत कुछ नहीं होगा, 20 साल में होगा, 40 साल में होगा। इसीलिए वॉयेजर का टेक्निकली प्लूटोनियम उतना डिग्रेड नहीं किया, लेकिन उसका पावर बहुत कम हो गया, क्योंकि ये जो मतलब इंजन है वो डिग्रेड कर गया है फिजिकली। फिर एटम डिफ्यूज कर रहा है, यानी कि जो आप पी टाइप और एन टाइप बनाते हैं, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर में, उसमें देते हैं डिफ्यूजन डालते हैं। मतलब आप क्रिस्टल सिलिकॉन का रहता है, उसमें आप ठूंसते हैं कुछ, या इस केस में आपका लेड का जो है, लेड टेल्यूराइड का, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज आप डाले हैं वो प्रॉपर्टीज रेडिएशन और हीट धीरे धीरे उसको छेड़ देता है कि नहीं सर आप बदल जाओ, मतलब कुक कर दे रहे हो आप उसको। तो वो भी एक थोड़ा सा डिग्रेडेशन लाता है, प्लस थर्मल स्ट्रेस। वो एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 40 साल में हो जाएगा। तो सालाना कहा जाता है आपका लॉस होगा लगभग 4 से 7% तक एनर्जी आपका लॉस होते जाएगा। ये बाय द वे आपके प्लानिंग में होना चाहिए। जैसे वोयेजर बनाया जाएगा और उनको पता है कि बहुत साल बाद ही हम पहुंचेंगे अपने टारगेट पॉइंट पे, यानी कि जो गैस जायंट सबकी स्टडी करना है, तो उनको पता है कि वहां तक पहुंचने में हमको मान लीजिए 20 साल लगेगा। तो वो प्लानिंग ऐसा करें कि 20 साल बाद डिग्रेडेशन इंक्लूडेड प्लस मार्जिन उतना पावर रहना चाहिए कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स चल सकें। तो ये करना पड़ता है। अभी कोशिश ये की जा रही है, स्केलेरोलाइट करके एक नया क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। उस पर अभी R&D हो रहा है। बात यह है कि अभी आप कितना भी हाई तौबा कर लीजिए, इफिशियंसी जो है इसका बहुत खराब होता है। इसीलिए हम लोग इससे पावर प्लांट नहीं चलाते हैं। इसका इफिशियंसी होता है 6 से 7%, बहुत हुआ तो कितनों आप हाई तौबा गई, इसीलिए इस पर लोग जनरेटर नहीं चलाते हैं। बहुत इनएफिशिएंट है। लेकिन हिसाब यही हो रहा है कि सेल्यूलोइड में ऐसा कर रहे हैं, ये एक ऐसा क्रिस्टल लैटिस बन रहा है जो वो परफेक्टली कर पा रहा है कि बोल रहे ना आपका ये फोनॉन ग्लास इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल वाला जो प्रॉपर्टी चाहिए वो ऑलमोस्ट कर पा रहा है। उसकी इफिशियंसी आ रही है कि 8 से 10% कर सकते हैं, यानी कि सेम प्लूटोनियम रखिए लेकिन लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा और यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है वो बेटर हो जाएगा। तो ये हो गया सी बैक इफेक्ट। एक्चुअली बिजली का मतलब जो मार्स रोवर है 1.5 टन का, मतलब टाटा नैनो के साइज का समझ लीजिए, तो वो सब चला कैसे रहा है, उसके पीछे वो जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर में क्या है, प्लूटोनियम एक तरफ भूंज रहा है और जो व्हाइट व्हाइट फिन देख रहे हैं वो रेडिएटर है, वो गर्मी निकाल दे रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो ब्रिज है, वो ब्रिज में ये सी बैक इफेक्ट भरा। ब्रिज के अंदर क्या है, ब्रिज के अंदर दो मटेरियल दिया गया है, पी टाइप और एन टाइप। गर्मी डालने पे उसमें इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो होने लगता है। आपको ठंडा ठंडा रखना है, गर्म को बम बम गर्म रखना है। ये चलता है लेकिन डिग्रेडेशन होता है। फायदा यह है कि सोलर से तो ज्यादा भरोसेमंद है, और डीप स्पेस में तो और कोई चीज काम ही नहीं करेगा।
तो अब बात करते हैं, यहाँ तक तो आ गया, ये आप खरीद सकते। अभी ऑब्वियसली टेलुराइट वाला जो नया डिज़ाइन पे है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उस पर अभी रिसर्च चल रहा है, कुछ साल और लगेगा। एडवांसमेंट दूसरे साइड में भी किया जा रहा है। कारण ये है कि फिजिक्स में आप पढ़ाई कीजिएगा, वो सीधा बोल देता है कि सर इफिशियंसी सीलिंग है। मतलब कुछ लॉज हैं कि मतलब आप कितना भी हाई तौबा कीजिए, सॉलिड स्टेट थर्मल एनर्जी कन्वर्शन अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं 10% से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा लॉ है वो हमसे मत पूछिए, बट है हर जगह, मतलब जितना भी रिसर्च पेपर पढ़िए सब में वही है कि सर ये लॉ है, आप नहीं छेड़ सकते। जैसे होता है ना, सोलर पैनल कितना भी हाई तौबा कीजिए, सिलिकॉन का एक अपर लिमिट है कि आप बहुत हुआ तो 32 करेंगे। अगर आपको 51% थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी चाहिए तो आपको मल्टी जंक्शन करना पड़ेगा। वैसे ही फिजिक्स का लॉ रोक देता है सर 10 से ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो रहा बात की अब क्या करना है। अब करना यह है कि प्लूटोनियम हटाना है, एमेरिसियम में जाना है। अब दिक्कत यह है कि वो पावर बहुत कम रखता है। उसमें अगर आप आरटीजी चलाए, आरटीजी शायद ही चले, क्योंकि आरटीजी को एक साइड बहुत गर्म चाहिए होता है। अमेरिसियम उतना गर्म होता ही नहीं, अमेरिसियम बहुत कम पावर का है, तो उसको स्टर्लिंग जनरेटर देना पड़ेगा, तब जाके शायद वो बिजली बना सके, क्योंकि आरटीजी काम ही नहीं करेगा। तो स्टर्लिंग पे अभी काम किया जा रहा है। इस तरह के स्टर्लिंग इंजन नासा भी काम कर रहा है और यूरोपियन एजेंसी भी कर रही है, एक दो प्राइवेट कंपनी भी कूदी हुई है। तो हिसाब वही है कि अगर सक्सेसफुल हो गया, यानी कि स्टर्लिंग इंजन सक्सेसफुल हो गया, तो अमेरिसियम वाइबल हो जाएगा। हाँ, मैं एकदम क्लियर करता, अभी भी आपको पेनल्टी पड़ेगा, यानी कि ये आपका 25% से 30% एफिशिएंट हो सकता है थर्मल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्शन में। लेकिन अमेरिसियम इतना कमज़ोर है कि उसको करने के बाद भी आप 20 to 30% वीक आउटपुट रहेगा आपका। मतलब जितना किलोग्राम में, जैसे मान लीजिए आपको कोई देता है 600 किलो में आप कितना किलोवाट निकाल सकते हैं, प्लूटोनियम ज़्यादा ही रहेगा। बट अमेरिसियम खरीद सकते हैं, प्लूटोनियम अब मिलता नहीं है, तो डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो ये वही है, स्टर्लिंग पेनल्टी लोग को झेलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसका एक बेनिफिट ज़रूर आता है, अगर आप स्टर्लिंग बना पाते हैं और वो स्टर्लिंग इंजन चल पाता है लॉन्ग टर्म तक, तो फ्लैट पावर होता है इसका, यानी कि इसका हाफ लाइफ, अमेरिसियम का हाफ लाइफ कुछ 100 साल में है। यानी कि आप शुरू का 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में कितना लॉस होगा, बहुत कम है। और चूंकि हम लोग वॉयेजर चला रहे हैं, 40 साल से बेचारे को रगड़ रहे हैं, पता है कि 40 साल तक यूज़ करेंगे। अब तो देख लीजिए, हाफ लाइफ के मामले में ही आपका प्लूटोनियम बहुत डिग्रेड कर गया। ये बहुत कम डिग्रेड करता है। मतलब इनका डिज़ाइन ऐसा है, कुछ कुछ डिज़ाइंस में, कि आप ऐसे रखिए, चांद पे रखिए, यूज़ कीजिए, और स्टर्लिंग खराब हो जाएगा। वो उनको पता है कि स्टर्लिंग कितना भी अच्छा करे, होप कर रहे हैं कि 10 साल 20 साल चले, लेकिन मूविंग पार्ट, एक पार्ट ऑसिलेट कर रहा है, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि कोर खोल के निकालिए, नए स्टर्लिंग में डाल दीजिए, क्योंकि कोर आपका बहुत टाइम तक, मतलब बोल रहे हैं ना कि वो 90% से थोड़ा सा नीचे आएगा, वो भी 90 साल के बाद, मतलब सेंचुरी तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोर क्यों फेंकें। और हीट तो हीट का बहुत यूज़ है चांद पे, जो आप नाइट टाइम में आपको सबको टेंशन है, हीट है सर, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं है। तो ये वही समझिए कि अगर ये लॉन्ग टर्म में तो ऐसा ही करना होगा। बोले प्लूटोनियम जब है नहीं तो अमेरिसियम में जाना, और अमेरिसियम ज़्यादा सेफ है। कैसे हम लोग को पता है सेफ है, आप बोले ना, आपके स्मोक डिटेक्टर में रखा हुआ है, आप ऊपर नहीं गए हो। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। बाय द वे, ये मैं एकदम क्लियर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हर चीज़ को सूट नहीं करता है। बल्ले बल्ले टेक्नोलॉजी है और लोग उस पर भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा भरपुष्ट चीज़ है। मतलब फ्लेम थ्रोअर से सिगरेट जलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। वो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन बड़ी चीज़ों को सूट करेगा। बहुत सारा छोटा चीज़ चाहिए हम लोग को, वो सारे को आरटीजी सूट करेगा। आरटीजी में प्लूटोनियम की सप्लाई चेन बंद हो गई है, या तो अब उस सप्लाई चेन को ज़बरदस्ती का बनाया जाए, या शिफ्ट कर दिया जाए अमेरिसियम पे। अमेरिसियम पे फ़ायदा है कि पड़ा हुआ है, फ्री का पड़ा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसी पे अब मेहनत हो रहा है। ये एडवांसमेंट अभी, मतलब अभी आरटीजी वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो इसी पे मेहनत कर रहे हैं, इसको क्रैक करो। और चांद में आर्टेमिस के चलते इस पे अच्छा खासा फंडिंग मिला हुआ है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि अगर हम लोग को मून को निपटाना है कि सर चांद अपना है, जैसे कि अभी कोई ध्यान नहीं देता कि लो अर्थ ऑर्बिट कौन है, क्योंकि चाइना एक स्पेस स्टेशन बना के रखा हुआ, उनके में लोग रहते हैं। आईएसएस है, 25 साल से लोग उस पर रहते हैं। मतलब कभी, मतलब अगर आपका उम्र 25 साल के आसपास है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं बीता है जब आईएसएस में कोई इंसान नहीं था। ऐसा एक सेकंड भी नहीं है, आईएसएस कभी खाली नहीं रहता है। तो 25 साल से 25 के 35 होने वाला है, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। ऑब्वियसली बनने में भी बहुत टाइम लगा था। तो वही हम लोग को स्टेडी सप्लाई चाहिए आरटीजीज का, कि सर हाँ चाहिए। और डीप स्पेस मिशन, जैसे बोले प्लूटो तक जा रहे तो क्यों नहीं और कुछ भेजते, है ही नहीं सर। ये वो प्लूटोनियम बनाने के लिए तो लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई का जो मिशन है कि आरटीजी से लेके क्वाडकॉप्टर बनाएंगे, वो मून पे लैंड करेंगे जिसमें नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है, क्यों नहीं कर लिए पहले। लड़ाई होता है, मिसाइल फायर किया जाता है कि सर ये प्लूटोनियम का नासा के पास रिजर्व है, किसको देना है। अब भाई तो वो बहुत टाइम तक रुक भी नहीं सकते, क्योंकि वो डिग्रेड कर जाएगा।
तो फंडामेंटली वो लिमिटेशन को सॉल्व करना है। डीप स्पेस में तो और कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। हीट भी बहुत यूज़फुल है, जैसे आप डीप में चला, चाँद पे हम लोग का यूज़फुल है, बाकी का तो बात ही क्या करें। हीट बहुत यूज़फुल है और बेस लोड पावर की, जैसे आपको मार्स रोवर है, वो बहुत बिजली खाता है, उतना आरटीजी पावर नहीं देता है, तो चलता कैसे है रोवर? रोवर आरटीजी 24/7 चल रहा है, वो लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर रहा है, वो बैटरी आपका चलाता है जब लोड को, हैवी लोड्स को। और जब वो डिप्लीट हो जाता है, रुक जाता है रोवर के, ठीक है हमारा बैटरी खत्म, हम रुक गए हैं, कुछ देर रुका रहेगा, धीरे धीरे आरटीजी चार्ज कर देगा। और उसको ठंडा, मतलब जो मार्शियन नाइट का ठंडा होने का टेंशन नहीं, आरटीजी का वेस्ट हीट इतना है, लोड उनको नहीं लेना है। तो ये और बेटर कन्वर्शन, जो मटेरियल है, मटेरियल सॉर्टेड है सर, मे भी धरती में भी उसका कुछ यूज़ हो जाए। जैसे कि रशिया पगलाया था, एक अलग तरह का सीजियम या कोई एलिमेंट से, उसने बहुत सारे आरटीजी धरती पे यूज़ करने लगे, वो स्पेस में नहीं यूज़ होता है। स्ट्रॉन्टियम शायद था, क्या कि उसमें एक्सरे बहुत निकलता है, बहुत पॉइजनस होता है, तो उसके लिए बहुत हैवी शील्डिंग चाहिए, वो रॉकेट में आप रख नहीं पाएंगे। वो लाइट हाउस के लिए, रेडार इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारा बना दिए थे, अभी तक पल्यूट कर रहा है। रशिया नहीं, टू बी फेयर, सोवियत यूनियन का ब्रेन डैमेज था, अभी तक वो फैला हुआ है, सब खोज रहे हैं कहाँ पे है ये सब स्ट्रॉन्टियम, बहुत बहुत रेडियो एक्टिव होता है वो। तो हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए कि जो थोड़ा सा बोल रहे हैं, कन्वर्शन, एनर्जी बहुत है सर, कन्वर्ट आप अच्छे से कीजिए, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो और वही बोल रहा है कि इंडस्ट्री चाहिए चांद पे, कि सर चांद पे है, हम लोग सॉर्टेड बोले चांद पे, वही बोल रहे हैं, सब लोग वही दिखा रहे हैं, सर हाँ हम सॉर्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नहीं कुछ कर सकते। और मार्स का तो सपना ही मत देखिए, अगर चांद नहीं मैनेज कर सकते हैं तो मार्स का सपना ना देखें। और डीप स्पेस मिशन बहुत आसान हो जाएगा अगर आरटीजी का सप्लाई हो गया। जैसे अभी इसरो चाहता है कि हम प्लूटो पे कुछ भेजें, कर ही नहीं पाए, कहाँ से लाइएगा प्लूटोनियम? हम लोग को नेशनल उनसे मांगना पड़ जाएगा, ये जो इंडियन एटॉमिक एनर्जी जो है, उनसे मांगना पड़ेगा, सर भगवान के नाम पे दे दो प्लूटोनियम, सर दे दो ना सर, क्या पीड़ेगा सर, तो सर आप अपना समझ के दे दो सर, आप नहीं है भाई भाई हैं, दे दो। तो वही है। या अमेरिसियम पे आ जाइए, अमेरिसियम तो मार्केट में मिलता है, खुला मिलता है, खुला मतलब ट्राई मत कीजिएगा खरीदने का, खतरनाक चीज़ है। तो वही पेलोड, मतलब कि जितना हम लोग पावर बढ़ा पाएंगे उतना ज़्यादा पे लोड और डेटा निकाल पाएंगे। बाय द वे आप लोग चौंक जाइएगा कि ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं, डेटा ट्रांसमिशन इतना कमज़ोर है क्योंकि पावर नहीं है, इसीलिए पेलोड्स जो है उतना हॉर्स पावर नहीं रखते हैं। इस लाइक सर खूब सारा कैमरा क्यों नहीं लगा देते हैं? ये बाय द वे आर्टेमिस में जेरेड आइसमैन सीधा पड़ा हुआ है, सब पे 8 कैमरा पोतेंगे, एकदम बढ़िया से देंगे, इस बार कोई डिस्कशन नहीं करने देंगे किसी को कि भैया ये फेक है वो है। तो देखिए, और हम लोग कर नहीं सकते, उतना बिजली ही नहीं है उतना दूर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साइड में धीरे धीरे इस पर मेहनत किया जा रहा है। देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में, देखते हैं कौन क्रैक कर पाता है मेरी सीएम को। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आरटीजी के बारे में, गहराई से उतर के गहरी गहरी बात करके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल लगा, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। इन्जॉय किए हैं तो हाइप कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री हैं तो आपने वीडियो दिखा, चैनल को जो बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।